Question 14. Tax imposed at the rate of 15% on every non-resident person who receives Pakistan source fee for technical service is considered to be a final tax. कहते हैं 15% जो टैक्स लगता है फी फॉर टेक्निकल सर्विस पे, वो टैक्स फाइनल टैक्स है। ठीक है जी, सही फरमा रहे हैं आप। ये तो हमें पता था, आपने अब हमारे से क्या पूछना है? हम तो यही याद करके गए हुए थे। आइडेंटिफाई द एक्सेप्शंस टू द अबव रूल। कब 15% लगाने की जरूरत नहीं होगी नॉन रेजिडेंट पे? आइडेंटिफाई द एक्सेप्शंस टू अबव रूल। एक दफा 4 मार्क्स का आया था, एक दफा 3 मार्क्स का। बताएं जी, कब 15% लगाने की जरूरत नहीं होगी? बोलें 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 बोलें। सेक्शन 6 का 3, सेक्शन 6 का 3, 6 का 3 क्या कह रहा था? 3 सूरतों में 15% नहीं लगाना। अगर रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस या जो भी ऑफशोर वो किसके जरिए दी जा रही हो? फर्म एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू दी जा रही हो, या वो एग्जेम्प्ट हो टैक्स से, ऐसी सूरत में भी 15% लगाना नहीं है। तो 2-3 सूरतें लिखी हुई थी जिसमें 15% नहीं लगाना। ओके, ये क्वेश्चन 30 अभी समझ नहीं आएगा, ये तो तरतीब टैक्स क्रेडिट्स की हमने नहीं पढ़ी हुई। अच्छा जी, व्हाट आर द जनरल प्रोविजंस विच मे अप्लाई टू इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स रिजीम। अगर एक इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करती है तो उसके लिए जनरल रूल्स क्या हैं? तो ज़बानी भी याद होंगे आप लोगों को। जी, कोई भी इनकम अगर फाइनल टैक्स रिजीम में गिरती है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये जरा सेक्शन की हेडिंग पढ़ें। जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्सेस इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 5, 6 एंड 7B। रूल्स एप्लीकेबल टू इनकम चार्जेबल अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम में जो इनकम गिर रही है उसके रूल्स क्या हैं? ओके, under the provisions of income tax ordinance 2001 state the situations where expenditure is required to be apportioned for purpose of claiming a deduction। का मतलब क्या होता है? for claiming a deduction, मैं क्लेम कर रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं कि ये मेरा खर्चा है। अब मैं खर्चों को मैं क्या करना चाहता हूं? नहीं, अपोर्शन करना चाहता हूं। मैं खर्चों को क्या करना चाहता हूं? अपोर्शन करना चाहता हूं। तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस बनेंगी जब मुझे खर्चा अपोर्शन करने की जरूरत महसूस होगी? वो कौन कौन सी सूरत बनेगी जब मुझे खर्चा अपोर्शन करने की जरूरत होगी? 3 सूरतों में मुझे खर्चा अपोर्शन करने की जरूरत होगी। वो 3 सूरतें कौन सी हैं? जब मैं एक वक्त में 2 हेड से ज्यादा इनकम कमा रहा हूं, किसी हेड की इनकम कमा रहा हूं और फाइनल इनकम कमा रहा हूं, और किसी हेड की इनकम कमा रहा हूं और किसी और पर्पस के लिए वो यूज हो रहा हो। इन 3 सूरतों में मुझे खर्चा अपोर्शन करने की इतनी ज्यादा जरूरत महसूस होगी कि आपकी सोच नहीं है। ये 3 सिचुएशंस हैं जिनमें खर्चा अपोर्शन करने की जरूरत महसूस होगी और आपको करना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं इसके बगैर। ठीक है, वापस आ जाए जिथे दी ना भाई ना, कहां से नहीं। अच्छा जी, पेज नंबर 1। अच्छा जी, पॉइंट 3 कल क्या पढ़ा था? आपको आपका दोस्त किसी कमरे में जाके बंद कर दे, आप आंख खोलें तो पता चले कि उस कमरे के अंदर मशीनें लगी हुई हैं और लेबर काम कर रही है, तो आप क्या समझेंगे? आप कहाँ पहुंच गए हैं? हाँ, आसमानों पे नहीं पहुंचे, आप फैक्ट्री में पहुंच गए हैं।
तो जो फैक्ट्री के अंदर आप पहुंच गए हैं, तो फैक्ट्री की खासियत क्या है कि उसकी लैंड एंड बिल्डिंग में क्या पड़ी होती है, प्लांट एंड मशीनरी पड़ी होती है। तो फैक्ट्री का जो किराया आएगा वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ओके अच्छा, आपके चाचू का जिक्र हो रहा था कल, जहन में लाएं चाचू। ये एक फ्लैट उन्होंने बनाया है सीए के बच्चों को किराए पे देने के लिए। अब इसमें कोई भी एक रूम है, उसमें इन्होंने रूम का जो रेंट रखा है वो रखा है जी 20,000 रुपया फी कमरा महीने का। और अदर जो सर्विसेज हैं रूम की, मिसाल के तौर पे क्या क्या, मिसाल के तौर पे यूटिलिटीज और क्या सर्विसेज हो सकती हैं चलो इंटरनेट, वाईफाई, मेस और लॉन्ड्री, सिक्योरिटी गार्ड एटसेट्रा। इसके 30,000 रुपये होंगे? इतनी तो लुट नहीं मची हुई कि कमरे का किराया 20,000 है और इन चीज़ों का किराया 30,000 होगा, तो 4-5 हज़ार इसका किराया होगा जो हो स्लाइड है उन्हें अंदाजा होगा। 4-5 हज़ार कोई किराया जो है वो उन्होंने इस मद में रख दिया होगा कि आपको, भाई तू कितने वापस आ, तो 4,000 रुपये कोई किराया इसका रख दिया होगा। टोटल किराया कितना हो गया, 24,000। अब आप बताएं हर कमरे का किराया आपके चाचू को कितना आ रहा है, 24,000। इसमें हजरात 20,000 जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में और 4,000 जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इसमें हम स्प्लिट करेंगे, जिसे हम कहते हैं ना तोड़ो तोड़ो। तो 24,000 के 2 हिस्से करके तोड़ो तोड़ो, एक हिस्सा कहाँ चला जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और दूसरा हिस्सा कहाँ चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। भाई सेकंड और फर्स्ट रो में जगह जंप करके आना पड़ेगा, आजो जल्दी। चलिए जल्दी 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 नोट कर, डोंट टेक मोर देन 15 सेकंड। तो अबू बकर भाई अगर जो है वो आप घर किराए पे दें और साथ जो है वो कोई सर्विसेज भी दे रहे हो, तो घर का किराया कहाँ जाएगा, और सर्विसेज के अदर सोर्स में। ये हॉस्टल है, ये हॉस्टल के ओनर का क्या है, इनफ्लो। अभी खर्चों का मैंने जिक्र नहीं किया, कोई ना कोई खर्चे भी जारी बातें इसके होंगे, लेकिन ये इसका क्या है, इनफ्लो है। ओके देखना पढ़ें जी। पॉइंट 3A, where rent includes amount received for providing amenities, utilities or any other service। amenities को सर्विसेज कहते हैं, डिक्शनरी में जाके देख लीजिएगा। पता नहीं इसने क्यों अदर सर्विसेज भी लिख दिया दोबारा और amenities का लफ्ज़ भी लिख दिया। where rent includes amount received for providing utilities, वे प्रोवाइड अच्छा, where rent
इंक्लूड एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जहां रेंट में एक अमाउंट शामिल हो जो किसके लिए है, सर्विसेज के लिए। दोबारा देखें, वेयर रेंट इंक्लूड एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। 24 में 4 पड़ा हुआ है। ये सर्विसेज याद रखिएगा कनेक्टेड होंगी विद द रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग। ये सिर्फ उसी बंदे को दी जाएंगी जिसने बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, बाकी लोगों को नहीं दी जाएगी ये सर्विस। ईट, पंजाबी वाली ईट जो सर में मारी जाती है, नहीं, ईट से मुराद ये जो 4000 है, ईट से मुराद क्या है इधर, ईट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये ईट जो है अदर सोर्स में डालनी है आपने। ओके छोड़े नीचे एग्जांपल्स को, फिलहाल करने की जरूरत नहीं है अभी। ये नोट्स अच्छा जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो खर्चे माइनस करने की इजाज़त है। मिसाल के तौर पे आपने रेंट रिसीव किया कोई घर किराए पे देके 2 मिलियन, आपने घर किराए पे दिया, रेंट कितना रिसीव किया, 2 मिलियन। अच्छा, अगर आपने घर किराए पे दिया तो आपको अक्सर घर की रिपेयर करानी पड़ी होगी, तो ये डिडक्शंस होंगी या एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, डिडक्शंस भी कह सकते हैं। आपको एक्सपेंसेस में क्या करना पड़ा जी, घर की क्या करानी पड़ी, रिपेयर। मिसाल के तौर पे आपको 30,000 रुपया रिपेयर करवानी पड़ी। अच्छा, आपको कोई इंश्योरेंस करवानी पड़ी घर की कि घर का कोई नुकसान ना हो जाए, घर टूट ना जाए किसी वजह से, कुछ सैलाब जलजला ना आ जाए, इस वजह से आपने घर की इंश्योरेंस करवाई। उसका खर्चा कितना हुआ, 50,000 रुपये। रेंट कलेक्शन एजेंट, रेंट कलेक्शन एजेंट को आपने पे किए 15,000। क्या मतलब रेंट कलेक्शन एजेंट को आपने 15,000 पे किए, क्योंकि आप जब रेंट कलेक्ट करने तो जाते नहीं थे, क्योंकि आप तो पता बिजी बंदे थे, तो आपने अपना एक एजेंट रखा हुआ था जो क्या करता था, जाके रेंट कलेक्ट करता था। अब आप मुझे बता दें, ये जो येलो में मैंने हाईलाइट किया है ये क्या है, और जो ग्रीन में हाईलाइट किया है ये क्या है। येलो में जो हाईलाइट किया है वो इनफ्लो है, और जो ग्रीन में हाईलाइट किया है वो आउटफ्लो है। ये पैसे आपके पास आए हैं और ये पैसे, जैसे राइस के पास बात करें, आपकी फीस आ रही है, इनफ्लो सिर्फ एक है राइस का, आपकी फीस आ रही है, लेकिन आउटफ्लो बिजली के बिल, टीचर की तनख्वाहें, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाहें, जनरेटर का खर्चा, पता नहीं क्या क्या आउटफ्लोज हैं। तो इनफ्लो ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्मली एक होता है और आउटफ्लोज ज्यादा होते हैं। तो हर इनकम कमाने के लिए आपको खर्चे करने पड़ते हैं। अच्छा जी, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स, guys, now we will move towards answer. Okay, what will be my heading, हर guy इधर आए अभी, what will be my heading, income from property। ग्रॉस रिसीट बताएं, ग्रॉस रेंट 20 लाख रुपया क्या हो गया, ग्रॉस रेंट, लेस रिपेयर, लेस
लेकिन रिपेयर पे ना लॉ मेकर ने एक बड़ी अजीब सी बात कर दी, कहते हैं रिपेयर ना आप सारी माइनस नहीं कर सकते, बल्कि मैं आपको एक फिगर देता हूं और वो फिगर आपकी रिपेयर को देख के नहीं मैं दिया करूंगा। कहते हैं रिपेयर मेरी तरफ से, रिपेयर की फिगर मेरी तरफ से। हमने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए, हम हमारे पास पड़ी हुई है। कहते नहीं नहीं, रिपेयर की फिगर मेरी तरफ से। जिसे आप कहते हैं ना साथ वाले को आज खाना मेरी तरफ से, वो देखता ही रहता है। अच्छा, तो लॉ मेकर क्या करे, बोले रिपेयर मेरी तरफ से। रिपेयर का नाम वो रख रहे रिपेयर अलाउंस, रिपेयर का नाम रख रहे रिपेयर अलाउंस। कहते रिपेयर रशीद मेरी तरफ से। ये रशीद ओनर है घर का। रशीद एक ख्यालाती बंदा है जो हम मिसालों में यूज किया करेंगे। रशीद रिपेयर मेरी तरफ से। हमने कहा कितनी, कहते हैं 1/5 लगा लो। 1/5 को वैसे 20% भी कहते हैं। तो 1/5 बस रिपेयर माइनस कर लो, जितना आपको किराया आया उसका कितना कितना 1/5 बताएं जी। चलें छोड़ें, मैं निकाल लेता हूं। नहीं छोड़ें, अब रहने दें। हमने कहा यार हमने 30,000 रिपेयर माइनस की थी। कहते हमने 30,000 की रिपेयर किया। कहते कोई मसला नहीं, खैर है, मेरी तरफ से कितनी माइनस करो, 4 लाख माइनस करो। अब मैं 3 बातें कर रहा हूं, आपने गौर से सुननी है। आपने सवाल वाली रिपेयर देखनी भी नहीं कि कितने रुपए है। सवाल में रिपेयर कितने रुपए है, 30,000, लेकिन लॉ मेकर कितनी माइनस करने दे रहे हैं, बहुत बड़ी फिगर 1/5, यानी 1/5 20% होता है किसी फिगर का। अगर रिपेयर उधर 30,000 है तो भी 4 लाख ही माइनस करनी है। अगर उधर 4,20,000 होती 30,000 की जगह तो भी 4 लाख ही माइनस करनी है, और उधर रिपेयर 0 होती तो भी 4 लाख माइनस करनी है। हर सूरत में आपने रिपेयर माइनस करनी है। ये रिपेयर आप 0 रुपए कराएं फिर भी लॉ मेकर की तरफ से एक बेनिफिट इसको कहेंगे, क्योंकि जब खर्चे रिकॉर्ड होते हैं प्रॉफिट कम होता है तो टैक्स कम देना पड़ता है। तो इसलिए रिपेयर अलाउंस माइनस करने की इजाजत है हमेशा 1/5। ये नीचे भी मैं पढ़ाऊंगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर एंड अलाउंस इक्वल टू 1/5। तो 1/5 रिपेयर माइनस करने की इजाजत है। ओके, आगे सीधा सीधा से यार, इंश्योरेंस में कोई मसला नहीं। इंश्योरेंस कितनी है, 50,000। इसमें ऐसी कोई साइंस नहीं। ये जो रेंट कलेक्शन है ना, रेंट कलेक्शन, ये आपने एक एजेंट रखा हुआ है। जैसे कॉलेज वालों ने बंदे रखे होते हैं क्लास के बाहर, आपको पकड़ लेते हैं भाई फीस दो, तो वो फीस कलेक्शन कर रहे होते हैं। इसी तरह रेंट कलेक्शन, ये रेंट कलेक्शन में बड़ी साइंस है। ये जरा बूथे थोड़ी देर के लिए ऊपर रखने हैं आपने। रेंट कलेक्शन माइनस करने की इजाजत है लोअर ऑफ, क्या, लोअर ऑफ, लोअर एक्चुअल एक्सपेंस और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। एक्चुअल एक्सपेंस और एक्चुअल या 4% ऑफ 2 मिलियन। एक्चुअल कितने गाइस, गुड गाय, एक्चुअल कितने 15,000 और 4% ऑफ 2 मिलियन कितना 80,000। आप बता दें इन दोनों में से लोअर क्या है, 15,000 लोअर है या 80,000 लोअर है, 15,000 लोअर है। तो 15,000 माइनस करने की बता दें जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जी 1/5। चलें जी नोट कर लें, क्वेश्चन भी सॉल्यूशन भी। और वकर तू बताता नहीं है यार। अब ये देख कर लिया नोट।
रिपेयर कराएं ना कराएं, कितनी माइनस करनी है? 1/5। बाकी कोई खर्चे हैं वो पूरे माइनस कर लें, जैसे इंश्योरेंस वगैरह। और लेकिन ये जो रेंट कलेक्शन एजेंट रखा हुआ है, इसकी जो फीस है ये कितनी माइनस करनी है? लोअर ऑफ एक्चुअल 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलें जी, फॉलोइंग डिडक्शंस शेल बी अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम ऑफ प्रॉपर्टी में ये खर्चे माइनस करने की इजाजत है। पढ़ें जी पॉइंट ए, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर्स, रिपेयर्स की मद में आ repairs to building an allowance equal to 1/5 of the rent chargeable to tax। जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स है वो कितना है? 2 मिलियन। इसका कितना लेना है? 1/5। उर्दू में यहां लिख लें, यहां उर्दू में लिख लें, चाहे रिपेयर कराएं या ना कराएं, चाहे सवाल में रिपेयर ना गिवन हो फिर भी, इस तरह लिख लें, चाहे सवाल में रिपेयर ना भी गिवन हो फिर भी। चलें जी आगे बढ़ें। बस आगे लिस्ट है, लिस्ट को पढ़ लें, खुद ही पढ़ लें खर्चों की, कि ये खर्चे माइनस करने की इजाजत है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कई दफा आप खर्चा बिल आ जाता है लेकिन पे नहीं करते तो पेएबल होता है, खैर है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और पेएबल इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग। नेक्स्ट, लोकल रेट, लोकल रेट से मुराद लोकल टैक्स है, कोई लोकल रेट, ये ना इसको कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। ये जो पॉइंट सी है ना, इससे मुराद है प्रॉपर्टी टैक्स। अच्छा, ये प्रॉपर्टी टैक्स सुनिएगा क्या है, ये प्रॉपर्टी टैक्स कोई इनकम टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स तो हमारा लॉ है जो हम पढ़े हैं, बल्कि इस लॉ का नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। प्रॉपर्टी टैक्स वो एक ऐसा टैक्स है कि आप अगर किसी महंगे इलाके में आप घर बनाएं, एक तो ना गांव में घर बना लिया, नहीं, किसी शहर में महंगे इलाके में घर बनाएं, तो उसे कहते हैं आपकी प्रॉपर्टीज शहर में है, तो आपकी प्रॉपर्टी कनाल की है तो उस पर अलग टैक्स आएगा, 10 मरले की अलग आएगा। शायद किसी को प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस भी आया हो, घर जो इधर बैठे हुए हैं लोग। तो प्रॉपर्टी टैक्स हैज नथिंग टू डू विद इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो किसने जमा कराना है? मैं कहता हूं डिफेंस के अंदर ये 50 घर हैं, तो इनकम टैक्स तो सिर्फ वो 2 घरों वाले जमा कराएंगे जिन्होंने घर किराए पे चढ़ाए हुए हैं। बाकी 48 लोग और ये वाले 2 भी प्रॉपर्टी टैक्स तो जमा सारे ही 50 के 50 कराएंगे। तो प्रॉपर्टी टैक्स किसने जमा करवाना होता है? सबने जमा करवाना होता है, जिनके पास भी महंगे इलाके में घर है। एक और आपको छोटी सी मिसाल दूं। अब एक बंदा कहता है कि 10 दोस्त बैठे हुए हैं, 10 दोस्तों के पास गाड़ी है, 10 के 10 दोस्तों ने, आपको पता है गाड़ी का टोकन टैक्स साल के आखिर में जमा कराना होता है एक्साइज के दफ्तर में जाके, ठीक है? वो टोकन टैक्स है, वो इनकम टैक्स नहीं है। उन 10 में से 2 दोस्त कहते हैं कि मैं गाड़ी को टैक्सी के तौर पे या क्रीम के तौर पे चलाता हूं। उन 2 को एक और टैक्स भी जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि वो अब कमाई शुरू कर दी है उन्होंने उस गाड़ी से, और वो घर में इस्तेमाल नहीं कर रहे, कमाई कर रहे हैं। तो साल के एंड पे उन गाड़ी के ऊपर उसे जो इनकम कमाई उन्होंने पूरे साल में, उसे इनकम टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरह जरा बात समझने की कोशिश करें। डिफेंस में किसी इलाके में 50 घर हैं, 50 के घर प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस आएगा, मोहतरम प्रॉपर्टी जमा कराएं, प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं। इतने महंगे इलाके में आप लोगों ने प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं। हाँ, उन 50 में से कनाल वालों को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, 5 मरले वालों को कम पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन 2 घर उनमें से किराए पे चढ़े हुए थे, 48 घरों में लोग खुद रह रहे थे, उन 2 घरों वालों को कहा जाएगा कि आप साल के एंड पे
जो घर का किराया है उस पर क्या जमा करवाएं, इनकम टैक्स। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स है, इट हैज नथिंग टू डू विद इनकम टैक्स। इस प्रॉपर्टी टैक्स के जरा दो तीन नाम पढ़ें, पेपर में तो हमें प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से ही लेते हैं, दो तीन नाम है इसके डिफरेंट। लोकल रेट, लोकल टैक्स, लोकल चार्ज, लोकल सेस। सेस तो बिल्कुल टैक्स होता है, डिक्शनरी में जाके देखिएगा। लोकल रेट, लोकल टैक्स, लोकल चार्ज, लोकल सेस। ये लोकल इसलिए कि आमतौर पे ना ये लोकल गवर्नमेंट लेती है ऑन प्रॉपर्टी और रेंट। प्रॉपर्टी पे भी होते हैं, कई दफा रेंट पे भी लगा देते हैं। टू एनी लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट, ये बात याद रखिएगा, ये लोकल गवर्नमेंट को पे किया जाता है। और जरूरी नहीं प्रॉपर्टी टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो सकता है जो घर की मद में आप लोकल गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। अब अगर खुल के बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स एटसेट्रा, कोई और टैक्स भी हो सकता है, लेकिन प्लीज 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 इनकम टैक्स यहां पे जिक्र नहीं हो रहा, क्योंकि इनकम टैक्स तो हमने खुद अभी निकालना है। इनकम निकलेगी तो टैक्स निकलेगा ना, तो इनकम टैक्स की इधर बात नहीं हो रही। उसके अलावा कोई भी टैक्स आप पे कर दें वो आपको माइनस करने की इजाजत है। तो उर्दू में सफे के टॉप पे लिख लें, इनकम टैक्स के अलावा कोई भी टैक्स पे कर दें प्रॉपर्टी की मद में तो माइनस करने की इजाजत है। जल्दी जल्दी लिखा करें, इनकम टैक्स के अलावा कोई भी टैक्स प्रॉपर्टी के लिए पे कर दें तो वो माइनस करने की इजाजत है। ओके, नेक्स्ट क्या है जी? ग्राउंड रेंट पेड फॉर द प्रॉपर्टी। लिखें, इसमें इंग्लिश लिखनी है थोड़ी सी, पहले बात समझ लीजिएगा। ये लैंड है वसीम अकरम की, तो वसीम अकरम की जो लैंड है, तो इंजमाम ने कहा कि भाई ये मुझे बेच दो। उसने कहा नहीं यार, मेरा कोई बेचने का इरादा नहीं। तो उसने कहा चल मैंने यहाँ घर बनाना है, मैंने यहाँ घर बना के ना, इंजमाम ने कहा मैंने यहाँ घर बना के किराए पे देना है। तो वसीम अकरम ने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, ये मेरी लैंड है, मेरा इधर शिफ्ट होने का भी कोई इरादा नहीं, तो ठीक है तुम ऐसा करो यहाँ घर बनाओ, घर बना के किराए पे दो। 10-15 साल बाद ना ये घर तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, हो सकता है मेरा यहाँ आने का इरादा बन जाए, लेकिन अगर तुम ये एक्सपेक्ट करो कि ये लैंड मैं तुम्हें बेच दूँ तो माजरत, ये मैं आपसे माजरत करता हूँ। तो वसीम अकरम इंजमाम को इजाज़त दे देगा, इंजमाम इस पर क्या बना लेगा, बिल्डिंग, घर बना लेगा, और घर बना के इंजमाम सर आसिफ को किराए पे दे देगा। अब ज़मीन किसकी, वसीम अकरम की, घर के वो जो ऊपर बिल्डिंग वो किसकी, इंजमाम की, और किराएदार कौन, सर आसिफ। तो इस अरेंजमेंट में जो किराए पे घर दे रहा है वो अब वसीम अकरम नहीं है, वसीम अकरम ने तो अपनी लैंड किराए पे दी हुई है, जो किराए पे घर दे रहा है वो कौन है, इंजमाम। इंजमाम को जो घर का किराया आएगा वो इंजमाम की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा। वसीम को जो किराया आ रहा है वो भी हमारी बहस नहीं है, वो फिर किसी चैप्टर में करेंगे। इंजमाम को जो किराया आएगा बिल्डिंग का वो उसकी इनकम फ्रॉम, वो जो सर आसिफ से जो किराया आएगा उसमें से ग्राउंड का रेंट इंजमाम को माइनस करने की इजाजत है, क्योंकि ये इनकम कमाने के लिए खर्चा करना पड़ा ना। तो ये सारी बात आप जरा लिख लें जी। बिल्कुल, मैं पूरा लिखवा के रिपीट करूंगा। इंजमाम ने बनाई, क्या बनाई,
बिल्डिंग बनाई। चलें जी लिखें जरा, आप दो मिनट में लिखने की कोशिश करनी है। वसीम अकरम owns a land. वसीम अकरम owns 10 मरला लैंड। वसीम अकरम owns 10 मरला लैंड। He has rented out to, बोले he has rented out to इंजमाम for rupees 6 lakh. He has rented out to इंजमाम for rupees 6 lakh. Full stop. इंजमाम constructed building on it. इंजमाम constructed building on it. And rented out the building. And rented out the building to Sir Asif for rupees 18 लाख। ये देख लें 18 लाख ये बनेगा for rupees 18 लाख। Calculate income from property of, बोले इंजमाम। चलें जी बताएं भाई इनकम ऑफ प्रॉपर्टी इंजमाम की। इनकम ऑफ प्रॉपर्टी जी, ग्रॉस कराया सर आसिफ से कितना आया? आगे बोलें रिपेयर अलाउंस, वो तो सवाल में दिया ही नहीं हुआ, वो तो माइनस करना ही। आज खाने की टेबल पे बैठेंगे अम्मी को, अम्मी रिपेयर अलाउंस तो माइनस करना ही करना है जी। कितना? कल तक निकाल लेंगे। कितना? 3,60,000 और लेस ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट कौन किसका ग्राउंड यूज कर रहा है? इंजमाम वसीम का ग्राउंड यूज कर रहा है, तो इंजमाम उसको ग्राउंड का रेंट देगा। ग्राउंड रेंट कितना है जी? गिवन है सवाल में 6 लाख। तो क्या बनी जी इनकम? बता देंगे कल तक। भाई दुनिया बहुत तेज है यार, अब इस तरह तो नहीं चलेगा काम, लोग बहुत आगे निकल चुके हैं दुनिया पर। बंदे रखे हुए कैलकुलेशन के लिए 8,40,000। तो ग्राउंड रेंट किसकी बुक्स में डिडक्शन अलाउ है? जो उसे पे कर रहे हैं। पे करने वाला कौन है? जिसने ग्राउंड को किराए पे लिया हुआ है। तो ग्राउंड को किराए पे लेने वाला इंजमाम है। एक लाइन इस एग्जाम्पल के नीचे हम खाली छोड़ देंगे, ऐसे लाइन कलर्स लिख के। वो इंशाल्लाह फिर अदर सोर्स के चैप्टर में एक बात करनी है इसके बारे में, तो इसलिए इस एग्जाम्पल को जरा जहन में रखिएगा। ओके चलिए आगे चलो। ग्राउंड रेंट पेड फॉर द लैंड होता है, पेड फॉर द लैंड। असल में ना प्रॉपर्टी से मुराद यहाँ वो बिल्डिंग है उसका नीचे वाला ग्राउंड रेंट है, तो प्रॉपर्टी वो इस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, छोड़ें इसको। ग्राउंड रेंट पेड फॉर द प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है आपकी उसके जो ग्राउंड का रेंट है वो आप पे कर रहे हैं। ओके अच्छा यार ये ऐसे ही लॉ में करना तंग करने के लिए पॉइंट बनाया है, तो इसमें जितना मैं बता दूंगा बस उसी हद तक हम डिस्कशन करेंगे। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर मैं कोई क्वेश्चन नहीं आपका लूंगा,
ना क्लास में ना ग्रुप्स में। इन तीनों के ऊपर मैं आपका कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, कि जिस हद तक लॉ मेकर ने बताया मैं उसी हद तक डिस्कस करूंगा, इससे ज़्यादा आपको गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट ई, सिर्फ एक बात इसमें हो रही है, घर बनाने के लिए अगर इंजमाम ने किसी से कोई कर्जा वगैरह लिया है, ज़ाहिर बात है बिल्डिंग हो सकता है बहुत महंगी बन रही हो, तो किसी से कर्जा लिया है तो कर्जे पे इंटरेस्ट पे किया होगा, तो वो इंटरेस्ट भी माइनस करने की इजाज़त है। इन तीनों पॉइंट्स में एक ही बात हो रही है। तो घर बनाने के लिए इसने कर्जा लिया, उस कर्जे के ऊपर क्या दिया, तो वो इंटरेस्ट माइनस करने की इजाज़त है। तो इन तीनों पॉइंट्स का एक ही मतलब है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। और लोन क्यों लिया होगा, क्योंकि बिल्डिंग महंगी बन रही होगी, ईंटें बजरी सीमेंट महंगे हो गए होंगे, तो लोन लेके इसने फिर घर बनाया होगा, तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। अब क्योंकि लोन की कई किस्म की ट्रांजैक्शंस शुरू हो चुकी हैं इस वक्त मार्केट में, तो इसलिए लॉ मेकर भी फिर बात को फैला बैठा, अब समेटनी भी उसको मुश्किल हो गई। एनी प्रॉफिट पेड, कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आपने इंटरेस्ट का नाम नहीं रखना, प्रॉफिट पेड, असल में ये इंटरेस्ट ही होता है। एनी इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, मनी बोरोड क्या होती है, मनी बोरोड है, डिपॉजिट नहीं, जमा नहीं कराई, बोरो किया, उधार लिया। एनी इंटरेस्ट पेड ऑन लोन बोरोड, मनी बोरोड। अबे तू क्यों ले रहा है उधार, टू एक्वायर, मैंने बनाना है या कंस्ट्रक्ट करना है या रेनोवेट करना है या बढ़ाना है या दोबारा तोड़ के बनाना है बिल्डिंग वगैरह, जो मैंने प्रॉपर्टी वगैरह दोबारा बनानी है या नई बनानी है या सिरे से नई कंस्ट्रक्ट करनी है या रेनोवेट करनी है, इसके लिए मैंने उधार लिया। ओके, इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड, कई दफा लोग बना बनाया घर भी ले लेते हैं। इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड, इफ द प्रॉपर्टी इज कंस्ट्रक्टेड, इफ द प्रॉपर्टी इज रेनोवेट करना, इफ द प्रॉपर्टी इज एक्सटेंडेड, 4 से 5 कमरे कर लिए, और इफ द प्रॉपर्टी इज दोबारा तोड़ के बनाई, विद लोन, विद लोन, कंट्रीब्यूटेड बाय, कंट्रीब्यूटेड से मुराद गिवन, इफ लोन इज गिवन बाय, ये कोई इदारा है जो घर बनाने के लिए लोन देता है, इस इदारे का नाम बस याद कर लेना, मुश्किल सा नाम है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सुना ही होगा आपने नाम। तो विद लोन गिवन बाय, बोले बोले हाउस बिल्डिंग और शेड्यूल्ड बैंक, बैंक शेड्यूल्ड बैंक ही होते हैं क्योंकि स्टेट बैंक के अंडर होते हैं सारे, तो शेड्यूल्ड बैंक ऐसे ही कहते हैं, बस बैंक ही है असल में लफ्ज। तो और शेड्यूल्ड बैंक, ये जो अंडरलाइन में बात की हुई है ना, इसका मतलब है इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट, पूरी अंडरलाइन की हुई बात का ब्रैकेट में लेके बेशक लिख लें, इस सारी बात का मतलब इंटरेस्ट है। तो जो इंटरेस्ट आप इसको पे करेंगे वो माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, अब इसने 2 लफ्ज लिखे हैं, शेयर इन रेंट एंड शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ये बैंक है और ये घर का ओनर है, इसने डाले 6 लाख, इसने डाले 6 लाख, तो 12 लाख में घर बन गया, 12 लाख में घर बन गया। अब ये तो इन्होंने कैपिटल डाला है, ठीक है, 12 लाख में घर बन गया, घर बना। अब घर से रेंट आया, रेंट आया, फर्ज करें घर से रेंट आया 3 लाख रुपया, इस रेंट में थोड़ा सा ओनर ले जाएगा अपने पास और थोड़ा सा बैंक को दे देगा,
एक्चुअली ये बैंक को क्या पे कर रहा होगा, कितनी अमाउंट पे कर रहा होगा, अभी इसमें मैं बहस नहीं कर रहा, वो पेपर में गिवन होगी। ये बैंक को क्या पे कर रहा होगा, बोले इंटरेस्ट पे कर रहा होगा। अच्छा, अब लॉ मेकर कहते हैं 6 लाख डाला बैंक ने, 6 लाख डाला ओनर ने, और कितने में घर बना, 12 लाख में। 12 लाख वाला घर किस पे चढ़ा दिया, किराए पे। किराया कितना आ रहा है, तो कहते हैं तुम किराए का हिस्सा उसको दे रहे हो, इंटरेस्ट नहीं दे रहे। तुम किराए का हिस्सा उसे दे रहे हो थोड़ा सा, लेकिन इंटरेस्ट नहीं दे रहे। हालांकि ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है कि आपको पता है अगर साल हमारा घर किराए पे ना भी चढ़े तो बैंक इंटरेस्ट मांगता है, वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन लॉ मेकर कहते हैं नहीं नहीं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मैं आपको और तरीके से सिखाना चाह रहा हूं। कहते हैं तुम किराए का कुछ हिस्सा बैंक को दे रहे हो, इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे। लफ्ज बोलें शेयर इन रेंट। तो बैंक को जो आप देंगे वो क्या देंगे, शेयर इन, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। तो हमने कहा नहीं यार ये कोई लॉजिक ज्यादा अच्छी समझ नहीं आई, एक मिनट, ये कोई बात समझ नहीं आई। तो कहते हैं चलो मेरी एक और बोंगी सुनो। कहते हैं चलो वो जो प्रॉपर्टी आपने दी हुई है उसको, प्रॉपर्टी में लैंड की आपको पता है अक्सर कीमत बढ़ रही होती है। तो जो भी आपने 6 लाख लगा के जहां घर बनाया है, लैंड खरीदी थी, घर बनाया, बनाया, जो जैसा भी खरीदा था आपने, तो आपकी प्रॉपर्टी की भी तो कीमत बढ़ रही है। तो जो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत रोजाना बाजार में बढ़ती जा रही है, तो महंगी हो रही है प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी के 2 हिस्सेदार हैं, बैंक भी और आप भी। तो आप उसे अपनी प्रॉपर्टी की बढ़ी हुई कीमत का हिस्सा दे रहे हो। ऐसी बात ना करना आप इंटरेस्ट दे रहे हो, अल्लाह को पता चल जाएगा। तो ऐसी बात ना करना आप उसे इंटरेस्ट दे रहे हो, आप उसे क्या दे रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी में जो बढ़ा हुआ हिस्सा है उसका कुछ हिस्सा उसको भी दे रहे हो, क्योंकि उसने भी 6 लाख रुपए डाला हुआ है। हालांकि आपको पता है कि अगर प्रॉपर्टी की कीमत ना भी बढ़े तो भी बैंक इंटरेस्ट मांगेगा, ऐसी बात नहीं है बैंक इंटरेस्ट नहीं मांगेगा। तो इसलिए बैक एंड पे जहन में यही रखने कि ये इंटरेस्ट है। लेकिन लॉ मेकर ने 2 नाम रखे हैं, शेयर इन रेंट और शेयर इन एप्रिसिएशन फॉर वैल्यू ऑफ हाउस। चलें जी, नोट कर लें। जी आपका सवाल था कोई और किसी का? कितनों के पास कॉपीज नहीं है, हाथ खड़ा करें इस चैप्टर की। 1 2 3 4 कॉपीज ले आओ, हैं पड़ी हुई हैं, हाँ ले आओ। खैर इसीलिए ना उसने यहां लोन नहीं लिखा लफ्ज, इसलिए उसने यहां भी लफ्ज पता है क्या लिखा है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड। जरा ऊपर जाके देखें अगर आपके पास नोट्स हैं तो यहां उसने लफ्ज क्या लिखा है, ताकि कहीं से आपको इंटरेस्ट से लगे ही ना, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड। लेकिन असल में ये कैपिटल नहीं होता, ये क्या होता है, लोन ही होता है। ये 6 लाख रुपए, सॉरी ऊपर लिखना है, ऊपर लिखना ना, आप लोग भी इसी तरह कर लें। अच्छा तो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया या लोन दिया है बैंक ने, असल में लोन दिया है। ये देखे ना, ये लॉ मेकर कहना चाह रहा है, ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया ये लॉ मेकर कहना चाह रहा है, लेकिन बैक एंड के ऊपर ये लोन है और ये क्या है, इंटरेस्ट है। पढ़ें जी। अब ये बात एक और जगह आएगी, आपने दोबारा नहीं पूछनी। पॉज कर लिया करें ऑनलाइन वाले, ये फिजिकल वाले तो माशाल्लाह तेजो तेज लिख रहे हैं, आप भी तेज ही लिखते होंगे। अच्छा जी, पॉइंट नंबर एफ। अच्छा ये जो ई है ना, ई में देखिए इसने शुरू ही यहां से किया था, देखिए 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 देखिए, इंटरेस्ट पेड, और इधर ना एंड पे लाया द शेयर इन रेंट एंड शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पेड बाय ओनर टू, बोले बोले बोले, बैंक या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन।
तो पढ़ें जी अब। इफ द प्रॉपर्टी इज acquired, constructed, renovated, extended or reconstructed with the loan contributed by bank, the interest paid by owner to bank. अगर कहते हैं इंटरेस्ट नहीं तो the share in rent, आप रेंट का कोई हिस्सा दे रहे हैं उसको, या the share towards appreciation in value of, तो आप अपनी प्रॉपर्टी की जो कीमत बढ़ रही है उसका कुछ हिस्सा दे रहे हैं उसको आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे। अच्छा, अब ई और एफ में फर्क क्या है? तो ई में लिख लें लोन किसी इंडिविजुअल से भी ले सकते हैं, एफ में तो बैंक से लोन लिया, तो ई में लिख लें किसी इंडिविजुअल से भी लोन ले सकते हैं, ताकि ई और एफ में आपको फर्क भी पता चल जाए। ये बात लिखा करें, फिर आप लोगों के सवाल खत्म हो जाएंगे। ई किसी इंडिविजुअल से भी लोन ले सकते हैं या किसी और से भी, किसी से लोन ले लें बस ई में, लेकिन एफ में किससे लोन लेना है? बैंक से और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से। आज हाथ खड़े करें जिसके पास नोट्स नहीं है। और इधर थर्ड रो में, थर्ड तीसरी शुरू से। ओके, क्या चीज? एक्वायर, ये वाला एक्वायर। एक्वायर का मतलब है आपने बना बनाया कर लिया, आपने खुद तामीर नहीं की। एक और दे दो। अच्छा जी, चलें आगे। कौन सा पॉइंट है जी? जी, बहुत लंबी जम मारी है। जी है भाई आगे। वेयर प्रॉपर्टी इज मॉर्टगेज्ड। अक्सर आपको पता है, ये ब्रैकेट काट दें, अक्सर आपको पता है लोग लोन नहीं देते। लोन जब देते हैं तो कहते हैं कि अपनी जमीन के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रखवाओ, क्योंकि ऐसा भी उससे तुम लोन लेके भाग जाओ। तो वो वाला सिनेरियो बस डिस्कस कर रहे हैं, रेपिटेशन है। तो आपने किसी से लोन लिया, उसने कहा कि अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मुझे मॉर्टगेज करवाओ। मॉर्टगेज का मतलब है अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सबूत के तौर पे मेरे पास रखवा दो, ताकि अगर तुम मेरे गिरवी रखवा दो, ताकि अगर तुम मेरे लोन लेके भागे तो मैं ये चीजें बेच दूं। तो वेयर प्रॉपर्टी इज द प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड बाय ओनर टू लोन प्रोवाइडर। किसको देगा इंटरेस्ट? जिसने भी लोन दिया होगा उसको। द इंटरेस्ट और प्रॉफिट पेड बाय ओनर टू लोन प्रोवाइडर। तो पॉइंट जी के लिए सफे के एंड पे या टॉप पे कहीं लिख लें पॉइंट जी के बारे में। इसमें हम अपने, और ये मैं प्लीज ये सवाल दोबारा नहीं लूंगा, व्हाट्सएप वालों को भी बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, जो बात मैं उर्दू में लिखवा दूं वो एनफ होती है, वो फिर रिपीट नहीं करूंगा मैं। वे द प्रॉपर्टी इज मॉर्टगेज्ड, मॉर्टगेज को अंडरलाइन करके नीचे लिख लें। मैंने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, या ओनर ने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लोन प्रोवाइडर के पास रखवा दिए। सिक्योरिटी जिसे कह सकते हैं आप। ओनर ने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लोन प्रोवाइडर के पास रखवा दिए। ओके, पढ़िए जी आगे क्या लिखा हुआ है। यहां तक पहले जरा हेडिंग्स मोटी मोटी बता दें। मैं ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट करूं। हेडिंग मोटी मोटी क्या? रिपेयर, इंश्योरेंस, टैक्स जो किसको पे करें? लोकल गवर्नमेंट को। और इधर तो वही है, प्रॉफिट या शेयर इन रेंट या इंटरेस्ट। रेपिटेशन है तीनों में। कौन कौन से पॉइंट है जी? रिपेयर अलाउंस, इंश्योरेंस, टैक्स जो लोकल गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, और ग्राउंड रेंट, प्रॉफिट पेड, शेयर इन रेंट पेड और इंटरेस्ट पेड। ओके, एनी एक्सपेंडिचर पेड सिर्फ और सिर्फ फॉर कमाना ऑफ रेंट। सिर्फ और सिर्फ, बोले सिर्फ और सिर्फ, होली एंड एक्सक्लूसिवली। वो खर्चा होली उसके लिए किया, एक्सक्लूसिवली मींस कि नियत भी यही थी कि घर के लिए ये खर्चा कर रहा हूं। होली एंड एक्सक्लूसिवली कोई भी खर्चा किया जो सिर्फ और सिर्फ क्या कमाने के लिए किया?
रेंट कमाने के लिए किया। इसमें क्या आएगा? इंक्लूडिंग एडमिन चार्जेस, कोई एडमिन चार्जेस भी हो सकते हैं और कलेक्शन चार्जेस तो भी हमने किए हैं, लेकिन ये खर्चा सारा माइनस कर सकते हैं या अप टू लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस और 4% ऑफ जो भी खर्चा आपने किया होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकम कमाने के लिए, एडमिन खर्चे भी इसमें शामिल हैं, वो लोअर ऑफ करके माइनस होगा या एक्चुअल एक्सपेंस या 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। एडमिन खर्चे मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में। अच्छा जी, जब न्यूमेरिकल शुरू होंगे, बस ये लफ्ज़ अपने भी जहन में रख लें। ओके, पॉइंट आई रिस्पेक्ट दिया करें लोगों को। आई लीगल चार्जेस पेड। लीगल चार्जेस किसको पे करते हैं आमतौर पे? नहीं, लीगल चार्जेस पेड टू लॉयर टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी। लीगल चार्जेस पेड टू लॉयर टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ, हो सकता है किसी हुकूमत के इदारे को भी आप कुछ चार्जेस पे करे हो, कोर्ट केस लड़ना है तो लीगल चार्जेस पेड टू लॉयर टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी। किसी ने आपके चाचू को आके कहा चलो भाई चाचू बाहर निकलो, चाचू ने कहा नहीं, उन्होंने कहा चलो, चाचू को और चारों कमरों से बंदों को निकाल के बाहर, चलो भाई ये घर मेरा है। तो अब आपके चाचू चले जाएंगे पुलिस स्टेशन या थाने? अच्छा, तो रिपोर्ट भी जाके दर्ज कराएंगे और लॉयर को भी हायर करेंगे कि भाई इस केस से मुझे निकालो। तो ऐसी सूरत के अंदर जो भी आपका खर्चा आएगा टू डिफेंड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी और एनी सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी इन कोर्ट, या कोई भी केस चल रहा हो। सूट क्या होता है? सूट केस? नहीं, एनी केस कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी इन कोर्ट। शुक्र है कोई इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास वाली बात भी इसने की। बैड डेट भी खर्चे के तौर पे माइनस कर सकते हैं। बैड डेट भी खर्चे के तौर पे। बैड डेट क्या होता है? किराएदार ने कहा था मैं किराया दूंगा, 2-3 महीने रहा, रह के चला गया, अब ना किराएदार मिल रहे ना किराया मिल रहा। बैड डेट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओ भाईजन ए वेख जो मैं कह रहा हूं वो कर लो ना। बैड डेट को क्या कहते हैं? अनपेड रेंट। तो बैड डेट माइनस करने की इजाजत है, लेकिन कितनी शराइत पूरी होनी चाहिए? 3 शराइत पूरी होनी चाहिए तो बैड डेट माइनस करने की इजाजत है। तो आपके चाचू ने रूम नंबर 3 जो है वो किराए पे दिया हुआ है मिस्टर एक्स को रूम नंबर 3 जो है वो किराए पे दिया हुआ है, और मिस्टर एक्स 3-4 महीने से गायब है और साल रह के गया था और अब नजर ही नहीं आ रहा। तो अब 3 शराइत अगर पूरी हो जाएं तो आपके चाचू को बैड डेट माइनस करने की इजाजत है। Where there is Kazafi ground, reasonable ground. Where there are, जहां कौन से ग्राउंड्स हों? मुनासिब ग्राउंड्स मौजूद हों। टू बिलीव, के यकीन किया जा सके, दैट अनपेड रेंट, जो रेंट पे किए बगैर वो चला गया है, दैट अनपेड रेंट इज, ये यकीन हो जाए या ये तकरीबन यकीन हो, टू बिलीव के इररिकवरेबल जो रेंट है, अनपेड रेंट, वो रिकवर। तो एन अलाउंस इक्वल टू, अलाउंस से मुराद अमाउंट लिख लें बस, एन अमाउंट इक्वल टू, अलाउंस को अंडरलाइन करके अमाउंट, एन अमाउंट इक्वल टू अनपेड रेंट।
एग्जैक्ट अनपेड रेंट आपको माइनस करने की जरूरत है, ये आपका खर्चा है। इफ का क्या मतलब है, 3 शराइत पूरी हों। टेनेंसी वॉज बोनेफाइड का मतलब है कि वो किराएदारी का एग्रीमेंट बनाओ। बोनेफाइड का मतलब है किराएदारी का एग्रीमेंट बनाओ। तो उसमें जरा वो हो जाता है ना, अगर एग्रीमेंट बनाओ तो साबित हो जाता है कि वो किराएदार था, आप ओनर थे। तो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट समझ लो। तो किराएदारी का एग्रीमेंट बनाओ। टेनेंसी वॉज बोनेफाइड। बोनेफाइड का डिक्शनरी मीनिंग भी देख लीजिएगा, यही है कि आप साबित कर सकें ये ट्रांजैक्शन हुई है। बोनेफाइड शेल लॉस भी आपने कभी सुना हो। तो टेनेंसी किराएदारी वॉज बोनेफाइड, यानी एग्रीमेंट वगैरह बना हुआ है जिसमें किराएदार का नाम भी आ रहा है और ओनर का नाम भी आ रहा है, ताकि कोर्ट में अगर केस हो तो साबित हो जाए बात, ये घर इसी को किराए पे दिया हुआ था। उसमें अरसा वगैरह भी लिखा होता है कितने अरसे के लिए घर किराए पर आए, और बल्कि उसमें रेंट की अमाउंट भी लिखी होती है। टेनेंसी वॉज बोनेफाइड। द डिफॉल्टिंग टेनेंट कौन, मिस्टर एक्स या आपके चाचू? मिस्टर एक्स। द मिस्टर एक्स हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, और ये शर्त है कि वो घर छोड़ के जा चुका हो, क्योंकि उधर है फिर तो उसको पकड़ें, उससे रिकवर करें। ये शर्त है बड़ी कड़ी कि वो घर छोड़ के, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल द टेनेंट टू वेकेट द प्रॉपर्टी, या स्टेप्स लिए जा चुके हैं उसको निकालने के लिए। आप रूम नंबर 3 के बाहर बंदे लेके चले गए, उसने बाहर से ही खिड़की से 2-3 फायर आसमान पे मारे, आप भाग गए। तो और स्टेप्स हैव बीन टेकन, हमने तो कोशिश कर ली, वो नहीं जा रहा। और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल द टेनेंट टू वेकेट द प्रॉपर्टी, हमने स्टेप्स लिए हैं, लेकिन वो बंदा इतना तगड़ा है कि अब हमारी हिम्मत नहीं है रूम नंबर 3 में दोबारा जाने की। है हमारा ही हॉस्टल, लेकिन रूम नंबर 3 में हम नहीं जा सकते। एंड द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ, ये भी सादा सी बात है, और उस किराएदार को आपने कोई और रूम या कोई और घर किराए पे ना दिया हो, ये भी एक शर्त है, बड़ी अजीब सी, ये भी शर्त है। अच्छा आगे चलें जी, पॉइंट 2, ओनर हैज इनिशिएटेड द, हाँ, बैड डेट सिर्फ तब माइनस करने की इजाजत है जब आप कोर्ट में इसके खिलाफ केस कर चुके हैं कि भाई ये बंदा मेरा किराया नहीं दे रहा, इससे किराया रिकवर करें। या आपने जैसे ही उस बंदे को कहा मैं कोर्ट में केस करूंगा, उसने कहा मैं जज करा लूंगा, तू लॉयर करा, मैं जज कराऊंगा। और आपको यकीन है, और से मुराद ओनर टेनेंट, ओनर, ही को अंडरलाइन करके ओनर लिख लें, ऊपर ऐसे देख रहे होते हैं, ऐसे शो चल रहा है, ही को अंडरलाइन करके ओनर, और ओनर आगे क्या लिखा हुआ बताएं, बिलीव दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी, ऐसे बंदे को हाथ डालने से बेहतर है छोड़ो परे यार, कोर्ट जाने का क्या फायदा। और आखिरी शर्त, अनपेड रेंट हैज प्रीवियसली बीन इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड टैक्स हैज बीन पेड ऑन इट, वो इनकम में ऐड भी हो चुका है और उस पर क्या पे कर चुके हैं, टैक्स भी पे कर चुके हैं। इसको जरा समझने की कोशिश करें। आप देखें बैड डेट जो होता है ना, वो पहले इनकम में जा चुका होता है। सोचें जरा, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और फिर एंट्री होती है बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। तो जो इंट्रो भी नहीं पढ़ी जिन लोगों ने, वो बस ये जनरल एंट्री लिख लें, फिर इंशाल्लाह इनको जब इंट्रो में पढ़े होंगे ये बात समझ आ जाएगी। तो क्या लफ्ज लिखा हुआ है बताएं, अनपेड रेंट हैज प्रीवियसली बीन इंक्लूडेड अंडर इनकम। अनपेड रेंट, मिसाल तो आपको रेंट की नहीं दे रहा, लेकिन समझाने के लिए, अनपेड रेंट हैज बीन प्रीवियसली इंक्लूडेड इन इनकम। और आपको पता है अकाउंटिंग की क्लास में भी ये होता है, बैड डेट होता ही वो था जो पहले किस में गया होता था, सेल में गया होता था। तो ऑब्वियसली बैड डेट किसको रिकॉर्ड करते हैं, जिसे पहले कहां लेके जा चुके हैं, इनकम में। अब किस में डाल देते हैं, खर्चे में। तो सेल तो इनकम भी होती है ना। तो अनपेड रेंट हैज बीन इंक्लूडेड इन इनकम, ये आपने एरो खींचना है कि अनपेड रेंट पहले कहां जा चुका है, इनकम में जा चुका। भाई ने एंट्री नोट की है, चेक वाली शर्ट, हाँ ब्लू और ब्लैक। ऐसा क्यों करते हैं, कल आपको नदामत भी हो रही थी, चैप्टर 4 याद नहीं किया, आप चैप्टर 9 के साथ ये नदामत हुई, तो फिर तो मुझे भी नदामत होगी, मुझे नदामत हुई, सारी क्लास को नदामत होगी, प्रिंसिपल साहब को नदामत होगी, कहाँ कहाँ तक नदामत फैलेगी।
वक्त थम सा नहीं गया आज। अच्छा चलें आगे भाई, ये इसको खत्म कर दें बस, ये पॉइंट दोबारा पढ़ लें। बताएं जी, वेयर देयर आर, इसको याद करें जबानी, वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट अनपेड रेंट इज इरिकवरेबल, एन अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट अंडरलाइन करके, एन अमाउंट इक्वल टू अनपेड रेंट, इक्वल टू अनपेड रेंट अमाउंट माइनस करने की इजाजत है। इफ टेनेंसी वॉज बोनाफाइड, अगली बात डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज or steps have been compel the tenant to vacate the property, steps लिए जा चुके हैं लेकिन वो नहीं निकल रहा। और अगली बात, and he is not in occupation of point 2, owner has initiated the or he considered that legal proceeding is of no use, वो समझ रहे लीगल प्रोसीडिंग। उसके बाद अनपेड रेंट हैज प्रीवियसली बीन इंक्लूडेड इन इनकम, पहले से इनकम में जा चुका है और इस पे क्या पे किया जा चुका है, टैक्स पे किया जा चुका है। हो गाय, बिल्कुल सही फरमाया आपने, तीनों पूरी होनी जरूरी हैं। ये देखो ओके, बस ये आखिरी बात, पॉइंट 2, वेयर एनी अनपेड रेंट इज अलाउड एज, क्या मतलब, जहां अनपेड रेंट खर्चे के तौर पे माइनस हो जाए, इज होली और पार्टली रिकवर्ड लेटर ऑन, इज होली और पार्टली, क्या मतलब इज होली और पार्टली रिकवर्ड लेटर ऑन, बैड डेट वापस मिल गया। आगे पढ़े बगैर बता दें क्या होगा, अब ये खर्चे के तौर पे माइनस होगा, अब ये इनकम में चला जाएगा, इनकम में चला जाएगा। जो बंदा पैसे लेके भागा था वो बंदा पैसे लेके आ गया, वो बंदा बंदे लेके नहीं आया, वो बंदा पैसे लेके आ गया। द अमाउंट रिकवर्ड शैल बी चार्जेबल, चार्जेबल का क्या मतलब, अंडरलाइन कर लें, टैक्सेबल, शैल बी चार्जेबल, शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट, जिस साल वो पैसे लेके आया, जिस साल बैड डेट रिकवरी हुई। उर्दू में लिख लें, बैड डेट रिकवरी इनकम में जाएगी, हाँ इनकम हम प्रॉपर्टी में, बैड डेट रिकवरी इनकम हम प्रॉपर्टी में जाएगी। अच्छा जी, 3 और 4 पॉइंट हमने नहीं करना, ये हम करेंगे तकरीबन 2 महीने बाद। किस चैप्टर में, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। ये 3 और 4 पॉइंट हम कहाँ करेंगे, इनकम फ्रॉम, क्योंकि देखें क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोविजन इज सेम एज सेक्शन 34 का 5, और फिलहाल तो हम सेक्शन 15A में हैं, और दिस प्रोविजन इज सेम एज बोलें सेक्शन 34 का 6, तो फिलहाल ये 3 और 4 पॉइंट जो है वो हमारे पेंडिंग हो गए, 3 और 4 पॉइंट पेंडिंग हो गए। चलें जी, 5 और 6 इंशाल्लाह कल करेंगे, और फिर ये प्रॉपर्टी का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन 16 है ना बस, हाँ। अच्छा तो ज़रा रिवाइज करें, बताएं जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर कर लें जो आप लोग कर रहे हैं पहले, मैं भी बंद कर लेता हूं। अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर a repair allowance equal to चार्जेबल, थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा सा लो रखें, वॉल्यूम लो। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू इंश्योर द बिल्डिंग, लोकल रेट, लोकल टैक्स, लोकल चार्ज, लोकल सेस पेड टू
local government in the year excluding income tax. Ground rent paid for the property, ये पहले याद कर लीजिएगा, ground rent paid for. अच्छा, पॉइंट ई, जो कंपनी की डेफिनेशन आती है ना, सबसे पहले बच्चे लिखते हैं स्मॉल कंपनी, नॉन प्रॉफिट. अच्छा जी, पॉइंट ई, एनी प्रॉफिट पेड ऑन मनी बोरोड टू एक्वायर, कंस्ट्रक्ट, रेनोवेट, एक्सटेंड, और यही सारे अल्फाज आगे यूज करने हैं. लेकिन इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड फ्रॉम लोन फ्रॉम HBFC और द शेयर इन एप्रिसिएशन फॉर वैल्यू ऑफ house, in which the property is mortgage interest paid by owner to loan provider. ठीक है, over.